वसीम साहब ही हैं, तो मैं सीधा वसीम साहब से जानना चाहता हूं कि वसीम साहब, आपको राशिद राही का कलाम कैसा लगा? देखिए, इनका तेवर है और कुछ कहने की कोशिश भी है, लेकिन इनकी उम्र इतनी कम है कि शेर कहने से ज़्यादा शेर पढ़ने की उम्र है। इतनी उम्र में ये कहने की हिम्मत कर रहे हैं, मैं इनकी हिम्मत की भी दाद देता हूँ। और बेटे पढ़िए, और पढ़ने से ज़्यादा जिस चीज़ की तरफ नहीं, पढ़िए तो ही, लेकिन जिस चीज़ की तरफ इशारा किया गया है अभी इब्राहिम साहब ने किया, वो भी बहुत ही बुनियादी चीज़ है। उर्दू ज़ुबान तालीम का नाम, तालीमी ज़ुबान नहीं, ये तरबियती ज़ुबान है। ये तहजीबी तसव्वुर को बाकी रखने वाली ज़ुबान है। और इससे चूँकि गज़ल जुड़ी हुई है, शायरी जुड़ी हुई है, तो आप समझिए कि बुज़ुर्गों की सोहबत, ऐसी महफिलों में बैठना जहाँ पर इल्म और अदब की बातें हों, जहाँ पर इल्म और अदब के तमाम पहलू जो है वो डिस्कस किए जाते हों, मौजूद बहस बनते हो, उनमें जितना आप बैठेंगे उतना ही आपका तजर्बा भी बढ़ेगा। मैं समझता हूँ इतना आप शायरी को पढ़कर नहीं हासिल कर सकते जितना कि बुनकर हासिल कर सकते हैं। और ये आपको हमेशा उन सोहबतों में मिलेगा जहाँ इल्म और अदब की सोहबतें आरास्ता होती हैं। तो जाहिर है कि आप पढ़िए भी और साथ साथ उन महफिलों में भी शिरकत कीजिए, ताकि आपको आपकी शायरी को नए रास्ते मिल सकें, नई सोचें मिल सकें। मैं तो शायरी को शौक़ नहीं मानता, मैं तो शायरी को मजबूरी मानता हूँ। जिस दिन शायरी आपकी मजबूरी बन जाए, उस दिन आप समझिए कि आप शायर हुए। बहुत बहुत हौसला अफजाई, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, मुबारक राशिद भाई। अब बारी है इब्राहिम साहब के दबिस्तान के तीसरे और आखिरी शायर मानस भारद्वाज की। जिंदा पिता की जगह मरे हुए पिता ज्यादा साथ रहते हैं। बारिश के बाद बारिश की याद आती है, गिरते पानी को तो कई लोग हैं जो गाली भी देते हैं। मैंने जब भी देखा है अपने पिता को सुबह दफ्तर जाते हुए, शाम को दफ्तर से वापस आते हुए, मेरे सवालों का जवाब देते हुए, मेरे लिए किताबें लाते हुए, तोहफों का अंबार लगाने वाला आदमी, मेरे लिए पिता सच में एक एटीएम थे। वो भी तब जब बैंक कम हुआ करते थे। उनको सरकारी तनख्वाह 2 तारीख को मिलती थी और हमारा घर मात्र तनख्वाह पर चलता था। ये तब मुझे नहीं पता था, अब पता है। मेरे लिए पिता डर का पर्यायवाची शब्द था, जिसके घर में मौजूद होने पर खामोशी का अजब भूत नाच होता था, जो धीरे धीरे कम होता गया। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे भूतों से डर लगना बंद हो गया। पिता का डर समाप्त हो गया और उसके बाद फिर उनसे डरने की एक्टिंग चालू हुई। मैं अपने पिता की कभी इज्जत नहीं कर पाया, या तो डरता रहा या फिर डरने की एक्टिंग करता रहा। प्यार भी उनसे नहीं, उनके लाए तोहफों से ही रहा। इस बात का अब अफसोस होना चाहिए, पर न जाने क्यों होता नहीं है। अब सिर्फ एक अजब सा गुस्सा है। मुझे जिस वक्त उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त उनकी मौत हुई। मुझे जिस वक्त चाहिए था ये कहना अपने दोस्तों से कि घर पर पापा हैं, मैं शराब पीकर नहीं जा सकता, उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। मुझे कभी डर नहीं लगा चौराहे पर सिगरेट पीने में या रात को घर लेट जाने में। पिता के जाने के बाद घर से डर चला गया या मन से, ये आज तक कन्फर्म नहीं है। मुझे मेरे पिता ने कभी दाढ़ी बनाते नहीं देखा। मुझे लगता है हर लड़का ये चाहता है कि उसका पिता जाने वो दाढ़ी बनाने लगा है। मुझे मेरे पिता ने कभी प्यार में पड़े हुए नहीं देखा। मुझे कभी वो रोमांच महसूस ही नहीं हुआ जो घर पर प्रेम प्रकरण छुपाने पर होता है। मैं अपनी माँ को हर बात बताता था। मुझे तो आज तक ये भी कंफर्म नहीं है पिता के बाद में मैं माँ के लिए समय की धूप में छाता था या माँ मेरे लिए। पर इतना जरूर कंफर्म है, ये जो कविता जैसा कुछ लिखता हूँ मैं, ये पिता की मौत का एक लंबा लम्हा है जिसे जीता हूँ मैं। पिता की मौत हो गई थी और मुझे उनको जिंदा रखना था। कविता उनको जिंदा रखना है। जिंदा पिता की जगह मरे हुए पिता ज्यादा साथ रहते हैं। कुछ भी कहिए, लेकिन शायर अपने एक एक शेर से आपके चेहरे के तासुरात बदलने की ताकत रखता है। चलते हैं इब्राहिम साहब के पास और उनसे जानते हैं कि उनको मानस की कविता कैसी लगी। मानस को यही मशवरा दूंगा कि वो गद्य और पद्य दोनों में फर्क करना सीखें और सीखें कि कविता क्या होती है क्या नहीं होती है। रुख करते हैं अपने जजेस का और मैं बात करूंगा वसीम साहब से। पहली बात तो यह है कि गज़ल की महफिल में उनका इस्तेमाल है, इसलिए कि ये अमीर खुसरो की याद महफिल है, तो वो हिंदी और उर्दू दोनों के बाबा आदम कि आप उर्दू की महफिल में ये हिंदी की कविता लेकर आए और यहाँ पर आपने अमीर
फुतरों की रूह को खराज अकीदत इस तरीके से पेश किया कि उर्दू की गज़ल भी पढ़ी गई और हिंदी की कविता भी पढ़ी गई। तो ये तो एक बहुत मुबारक बात है। ये पहला मौका है जब गज़ल को, शुआरा को, हमारे उर्दू शायरों को और कवियों को शामिल करके आप रियलिटी शो का हिस्सा बना रहे हैं। मैं समझता हूँ इस एतबार से ये प्रोग्राम जो है हिंदुस्तान में पहला है। तो इसलिए तो इला जी आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि आपने शायरों को, शेर कहने वालों को रियलिटी शो का हिस्सा बनाया। आप पहली मरतबा ये कोशिश कर रही हैं कि हिंदुस्तान की तहजीब जिन अनासर से जिंदा है उनको रियलिटी शो का हिस्सा बना रही हैं। मैं एक बार फिर अपने मानस जी को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बहुत ही दिल को छूने वाले जज्बात जो थे अपनी कविता में पेश किए। आगे सफ़र जारी रखिए, मंजिलें आपका इंतज़ार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक आपको। भाई वाह, खूब रही आज की शाम।